नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और यह समय है आपकी इतिहास की क्लास का। दोस्तों इस क्लास में हम MPPSC प्रीलिम्स के इकाई नंबर 1 पे चर्चा करते हैं और इकाई नंबर 1 में इतिहास का पूरा सिलेबस दिया गया है। हमने इस इतिहास के सिलेबस को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग मॉड्यूल 2 पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताएं, इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो टॉपिक्स है दोस्तों, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। लगातार ये लेक्चर श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन काल के इतिहास की सभी चीजों को देख लिया है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, तो आपने अगर अभी तक ये लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर प्राचीन काल के सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। वर्तमान में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर जो हमारी चर्चा चल रही है, उस चर्चा में हम सल्तनत कालीन व्यवस्था को देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत हम लोग लगभग 1206 से 1526 के दौरान देखते हैं और दिल्ली सल्तनत की इस व्यवस्था में हम लोगों ने पहले के लेक्चर में हम देखें तो गुलाम वंश के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया और खिलजी वंश के बारे में देखा। हम लोगों ने जब खिलजी वंश पे डिस्कशन किया था तो हमने बात की थी कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की कोशिश की और उसे हमने ना उसकी साम्राज्य की व्यवस्था के लिए, ना उसके प्रशासन के लिए, बल्कि उसकी बाजार व्यवस्था, उसकी मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए बहुत ज्यादा महत्व दिया, जिससे एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। तो जितना हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर सकते थे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से, एक कंप्लीट कवरेज का लेक्चर हम लोगों ने पिछला किया और ऐसा ही लेक्चर आज का होगा। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, लगभग 1320 से लेकर 1414 तक एक लंबा समय रहा। ये लंबा समय हम बोल सकते हैं कि तुगलक वंश के शासन का रहा है। अगर हम यहाँ पर पूरा अनुमान लगाएं तो लगभग हम बात कर सकते हैं कि 90 साल से ज्यादा, 94 ईयर्स के आसपास हम देखें तो ये शासन यहाँ पर हमको लोगों को दिखाई पड़ता है तुगलक वंश का। इतना लंबा शासन जो तुगलक वंश का रहा है दोस्तों, इसमें हम लोगों को अलग अलग शासकों का शासन देखने को मिलता है। समय समय पर तुगलक राजवंश में अलग अलग शासक आए जिन्होंने यहाँ अपना शासन स्थापित किया और शासन किया भी दोस्तों। अब अलग अलग शासकों की जब हम यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को इनका संस्थापक शासक देखना पड़ेगा। जो शासक है उनमें पहला शासक है दोस्तों आपका गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक केवल 5 साल तक शासन करने वाला है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक एक लंबा शासन यहाँ दिखाई पड़ेगा। फिर आएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, ये 1351 से 1388 तक शासन करेगा। और फिरोज तुगलक के बाद के ये जो सभी शासक हैं, ये सभी के सभी अयोग्य शासक हैं। ये सभी अयोग्य शासक हैं और यही शासक होंगे दोस्तों जो इस पूरे तुगलक वंश के पतन में कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जब तुगलक वंश का पतन होगा तो उसमें कुछ मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां, कुछ फिरोज तुगलक की नीतियां जिम्मेदार होंगी, लेकिन अहम जो रोल होगा वो इनका होगा। ये जो बाद के शासक रहे हैं, इन्होंने भोग विलासितापूर्ण जीवन जिया, योग्य बिल्कुल नहीं थे, शासन करने की इनके अंदर बिल्कुल भी योग्यता नहीं थी और इसी कारण से ये उस प्रकार की शासन को मजबूती नहीं दे पाए जिस प्रकार की मजबूती हमें पहले के शासकों के समय देखने को मिलती थी। और परिणाम इसका यही हुआ कि पूरा के पूरा जो वंश रहा वो पतन की ओर अग्रसर हुआ। अंततः इस पूरे वंश का खात्मा हो गया और खिजर खां के द्वारा 1414 ईस्वी में इस प्रदेश में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश की नींव रखी गई थी। तो दोस्तों हम एक एक करके इन्हीं शासकों के बारे में देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे दोस्तों वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों, यहां जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझिए कि गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसका नाम गयासुद्दीन तुगलक नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसका मूल नाम गाजी मलिक है। गाजी मलिक इसका मूल नाम है। 5 साल का पूरा शासन का पीरियड रहा जिसमें इसने अपनी व्यवस्था को स्थापित किया था। जब हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था गाजी मलिक का। गाजी मलिक का एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। इसकी माँ जो थी वो पंजाब की जाट महिला थी और पिता जो था वो तुर्कदास था। तो एक जाट महिला की संतान था ये और पिता तुर्कीदास था और इस संतान का नाम रखा गया था गाजी मलिक। प्रारंभ में हम देखें तो देपालपुर के सूबेदारी का काम इसको मिला हुआ था। जब हम खिलजी वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं नासिरुद्दीन खुसरो की, तो इसके समय जब हम देखते हैं खुसरो के समय, तो ये देपालपुर क्षेत्र में सूबेदार के तौर पर तैनात था। लेकिन
जो खुसरो था उससे दिल्ली की जनता बिल्कुल खुश नहीं थी, उसकी अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा थी। इसके चलते गाजी मलिक को बुलाया गया खुसरो के खिलाफ, और गाजी मलिक ने खुसरो के ऊपर अभियान करके इसको खत्म किया और इसकी जगह पर एक नया वंश स्थापित किया जिसका नाम रखा गया तुगलक वंश। लगभग 3 सितंबर 1320 को यह गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। अब यहां हम लोगों को एक चीज और देखना है, इसका मूल नाम क्या है, गाजी मलिक, और उपाधि क्या ली इसने गद्दी पर बैठते समय 1320 में जब शासक बना, तो गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी। गाजी का टाइटल लेने वाला ये मध्यकालीन भारत इतिहास का पहला मुस्लिम शासक था जिसने गाजी का टाइटल लिया था। आगे हम अकबर को देखेंगे, आगे हम बाबर की बात करेंगे, तो अकबर बाबर जैसे जो आगे जाकर बादशाह होंगे मुगलों में, उन बादशाहों के द्वारा गाजी का टाइटल लिया गया है। तो ये गाजी का टाइटल अगर पहली बार किसी ने लिया था तो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से गद्दी प्राप्त की थी। और ये गाजी शब्द का अर्थ था काफिरों का वध करने वाला। काफिर यहां किसको बोला जाता था? अगर यहां इस समय काफिरों की बात करें तो काफिर का मतलब दोस्तों नास्तिक शब्द से निकलता था। और ये लोग किसको नास्तिक कहते थे? जो गैर मुसलमान होते थे, ये गैर मुस्लिम जो होते थे उनको ये काफिर कहते थे। तो गैर मुसलमान के तौर पर उनको अंत करने वाला, उनका वध करने वाले शासक के तौर पर यहां गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक गाजी का टाइटल लेता है। अब यहां एक और चीज आपको समझने की जरूरत है, काफिरों का वध करने वाला गाजी का टाइटल इसने लिया है। अब यहां ये समझ लीजिएगा कि अगर ये गाजी का टाइटल ले रहा है और काफिर ये गैर मुस्लिमों को मानते थे, तो कहीं ना कहीं इसकी जो शासन की नीतियां रहेंगी, जो व्यवस्था रहेगी, वो हिंदुओं के खिलाफ रहेगी। तो हिंदुओं के खिलाफ एक कट्टर, ठोस, कठोर नीति का पालन करने का काम इसने किया था, जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। उसी व्यवस्था को इसने शामिल किया, अपने साम्राज्य में आगे बढ़ाया। लेकिन जब ये राजा बना तो इसके सामने कई सारी चुनौतियां थी। चुनौतियां कैसी थी? तो याद रखिएगा, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी मजबूती के साथ शासन किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था को बहुत ज्यादा कठोर कर दिया था, जिसका परिणाम यह था कि उस समय तो ठीक है, लेकिन बाद में जब खुसरो खिलजी डायनेस्टी में अंतिम शासक बनता है तो उसके समय जनता असंतुष्ट हो गई और जनता ने उसके समय से विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस माहौल में गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी, उसको सत्ता प्राप्त हुई थी, उस समय दिल्ली और इस सल्तनत का पूरा जो माहौल रहा, हालचाल था, वो बिल्कुल बेकार था। इस समय इसको अलग अलग लेवल पर प्रांतों में विद्रोह देखने को मिल रहे थे, अलग अलग लेवल पर प्रांतों में विद्रोह देखने को मिल रहे थे। और इसको जो शासन मिला था उसमें बंगाल और सिंध पर इनका शासन नाम मात्र का था, कोई कठोर नियंत्रण वहां पर देखने को नहीं मिल रहा था। तो जगह जगह प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे। गुजरात का पूरा क्षेत्र जो था वो इनके हाथ से निकल चुका था। बंगाल और सिंध का जो क्षेत्र था वहां पर इनका नियंत्रण तो था, लेकिन नाम मात्र का था। नियंत्रण होना ना होना एक बराबर बात थी। निरंतर इस समय से अलग अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित होने लगे, क्योंकि इतने सारे विद्रोह इस समय चल रहे थे और ये स्वतंत्र राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत ज्यादा हो गए थे। अब यहां पर देखिए, राजपूत भी यहां अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे इनके खिलाफ, तो राजपूतों की शक्ति में अलग विस्तार हो रहा है। दक्षिण राज्यों में देखें तो अशांति स्थापित थी, उपद्रव था, क्योंकि दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारी विजय की थी और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अप्रत्यक्ष शासन की कहीं ना कहीं स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में जब अभियान किए थे तो अभियान लूट के हिसाब से किए थे, धन प्राप्ति के लिए किए थे, और अप्रत्यक्ष यहां पर शासन था। यहां याद रखिएगा कि जब अप्रत्यक्ष शासन था दक्षिण में, तो धीरे धीरे वहां के शासक जो रहे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। उसके लिए यहां पर अशांति और उपद्रव की स्थिति थी, तो दक्षिण में कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति रही। दूसरी बात, नासिरुद्दीन खुसरो जो था खिलजी वंश में अंतिम, इसने अमीर और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा धन की बर्बादी कर दी थी। धन बांटा और अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की, समारोह आयोजित करवाए। इन सभी में जो राजकोष था उससे धन प्रयोग किया जा रहा था। धीरे 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 राजकोष का जो पूरा पैसा था वो खाली हो गया, और जब गयासुद्दीन तुगलक को गद्दी मिली तो उसको खाली राजकोष के साथ पूरी व्यवस्था मिलती है, तो वित्तीय संकट की स्थिति कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ती है। तो एक तरफ विद्रोह चल रहे हैं, राजपूत शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, दक्षिण में अशांति मची हुई, उपद्रव चल रहे हैं, इधर राजकोष खाली है तो वित्तीय संकट अलग है। उधर एक और चीज कि गयासुद्दीन जो रहे
उसने इन सभी समस्याओं से निपटने की योजना बनाई कि अब इन सभी समस्याओं से निपटना पड़ेगा। तो उसने इसके लिए बहुत सोची समझी नीति बनाई और उसने सबसे पहले तो अपने आप को एक वैधानिक वैधता दिलवाई कि मैं अगर राजा बना हूं तो मुझे कानूनन एक वैधता मिलनी चाहिए कि मैं यहाँ का शासक बन चुका हूं। अब शासक के तौर पर वैधानिक वैधता लेने के लिए इसने क्या किया, तो इसके अंतर्गत जितने भी सामंत होते थे उन सामंतों से बातचीत की और उनसे कहा कि आप पहले ऑफिशियली मुझको अपना सुल्तान मान लो। तो सामंतों ने इससे अपना सुल्तान माना। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, इसने अमीर और उलेमा वर्ग से बातचीत करना शुरू की। अमीर और उलेमा वर्ग से बातचीत की, उन्हें अपने पक्ष में किया और इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए जो सुधार करने थे उन सुधारों में अमीर और उलेमा वर्ग का सहयोग भी मांगा। इस प्रकार से इन समस्याओं के लिए एक प्रकार से सहयोगात्मक रवैये को अपनाते हुए गयासुद्दीन तुगलक जो है वो सॉल्यूशन निकालना चाहता और उसने इस सॉल्यूशन निकालने के लिए एकीकृत सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अब देखिए सॉल्यूशन क्या निकालेगा। सॉल्यूशन में इसने सबसे पहले बात की राजस्व सुधार की। जब हम गयासुद्दीन तुगलक के राजस्व सुधार की बात करते हैं, इसने कृषि को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई। इसने कहा कि कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि कृषि से ही तो उत्पादन होगा। अर्थव्यवस्था का आधार अगर कुछ था तो आधार तो कृषि ही था और कृषि से ही तो राज्य को मुख्य रूप से आय होती थी। तो आय का साधन तो मुख्य कृषि था और अगर हमें हमारे राजस्व को भरना है तो हमें कृषि में बढ़ावा करना पड़ेगा। तो कृषि को सुधारने की तरफ ध्यान दिया। इसने किसानों के हितों की रक्षा करने वाली नीति का अनुसरण किया। किसानों को लगना चाहिए था कि सुल्तान उनके लिए काम कर रहा, उनके हितों की रक्षा की व्यवस्था कर रहा है। इसी उद्देश्य के साथ गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के हितों की रक्षा करने वाली नीति का अनुसरण किया, उदारता वाली व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की। इसने लगान व्यवस्था, जो राजस्व व्यवस्था थी, उस पर विशेष ध्यान दिया और जो अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 80% तक उपज का लगान के तौर पर लेना शुरू किया था, उन करों को धीरे धीरे करके इसने कम किया कि किसानों के ऊपर से, लोगों के ऊपर से करों का बोझ कम किया जाए तो वो विद्रोह करना थोड़ा सा कम कर देंगे। उनके अंदर जो असंतोष है उस असंतोष में कमी होगी। दूसरी तरफ किसानों के विकास पर ध्यान देना शुरू किया। अब किसानों के विकास पर ध्यान देना शुरू करेगा तो किसान खुश होंगे, उपज बढ़ेगी, राजस्व बढ़ेगा तो राजकोष में पैसा आएगा, जिसके चलते समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कठोर व्यवस्था शुरू की थी लगान और कर सिस्टम, उस कठोर व्यवस्था को आसान किया, उदारीकृत करना शुरू किया। लगान की दर पुनः निश्चित की। लगान की दर पुनः निश्चित की, 1/3 से 1/5 तक लगान की दरों को ले आया। इसके अलावा इसने एक और चीज, एक नियम निकाला। इसने नियम निकाला कि जो हर साल लगान की दर में वृद्धि होती है, उस वृद्धि को लेकर हम लोगों को एक अलग चीज को देखना पड़ेगा। बोले क्या देखना पड़ेगा? देखना यह पड़ेगा कि जो आप एक वर्ष में किसी भी इक्ता क्षेत्र में राजस्व को बढ़ाते हो, उस राजस्व को बढ़ाने में आप 1/10 से 1/11 भाग से अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। मतलब मैक्सिमम अगर बढ़ाना होगा तो 10% से ज्यादा आप किसी भी इक्ता में राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे। और ये इक्ता में बोला गया है, इक्ता में बोला गया है, मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र की बात, पर्टिकुलर किसी किसान की जमीन की बात नहीं हो रही है। ये इक्ता क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर भूमि का जो क्षेत्र होता है किसी भी अधिकारी के अंतर्गत, इक्तादार के अंतर्गत, उसमें लगान की वृद्धि की बात हो रही थी। इसका मतलब ये था कि किसानों पर यह लगान वृद्धि बहुत मामूली सी होती। तो ये यहां निश्चित किया इसने। दूसरी बार बोला कि किसानों से सिर्फ लगान ही लिया जाएगा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो भी कर होते थे वो सभी प्रकार के कर किसानों से लेना बंद कर दिए। किसानों के ऊपर अनावश्यक जो बोझ है वो बंद कर दिया, ताकि किसान से जो कर लिया जा रहा है लगान के तौर पर वही वो सीमित मात्रा में और समय पर दें, जिससे कि राजस्व की पूर्ति हो सके। इसके अलावा इसने सार्वजनिक सुधारों पर भी जोर दिया। जब हम सार्वजनिक सुधारों की बात करते हैं तो यहाँ पर सार्वजनिक निर्माण की बात होती है। और सार्वजनिक निर्माण की जब हम यहाँ बात करते हैं तो इसने जनता की सुविधा के लिए कई सारे काम किए। इसने सड़कों की मरम्मत करवाई, नई सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, बाग बनवाए और यहां तक कि इसने कई सारी नहरों का निर्माण किया। अब हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस शासक का नाम बताइए जिसने नहरों से सिंचाई की परिपाटी को स्टार्ट किया था। तो नहरों से सिंचाई की व्यवस्था को स्टार्ट करने वाला शासक गयासुद्दीन ही था। यह गयासुद्दीन तुगलक था जिसने सबसे पहले मध्यकाल में हम बात करें
नहरों से सिंचाई की व्यवस्था को स्थापित करवाया था, इसने नहरों का निर्माण करवाया था और ये नहरें निर्माण कर कर बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा कि नहरों से सिंचाई करनी पड़ेगी। अब नहरों से सिंचाई अगर करेंगे तो सोच लीजिए नहरों से सिंचाई के लिए खर्च लगता था ना, तो यहां पर क्या किया गया कि जो भी व्यक्ति नहरों से सिंचाई करेगा उसे एक कर देना पड़ेगा हब ए शर्व। ये हब ए शर्व जो था वो 1/10 या हम बोल सकते हैं उपज का 10% हिस्सा होता था। ये केवल उन्हीं लोगों पे लगता था जो सरकारी नहरों से सिंचाई करते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि सरकारी नहरों से सिंचाई करने वाले लोगों पर कौन सा कर लगाया जाता था और किस शासक ने लगाया था। तो हब ए शर्व कर था जो गयासुद्दीन तुगलक ने लगाया था, जो उपज का 10% या 1/10 भाग के तौर पर लिया जाता था। ये व्यवस्था इसने की। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने एक और इंपॉर्टेंट सुधार किया दोस्तों। वो सुधार ये था कि इसने डाक व्यवस्था को मजबूत किया। डाक व्यवस्था को मजबूत किया और सल्तनत काल में हम देखें या भारत में मध्यकाल के इतिहास में हम देखें तो डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला, उसको व्यवस्थित करने वाला, अच्छे से प्रारंभ करने वाला अगर कोई सुल्तान था तो वो भी गयासुद्दीन तुगलक ही था। इसने हर 3/4 मील की दूरी पर तीव्र गति से डाक की व्यवस्था को पहुंचाने के लिए एक घुड़सवार या एक डाक अधिकारी की नियुक्ति की थी। इस डाक विभाग के अधिकारी को बोला जाता था बारिद ए मुमालिक। ये बारिद ए मुमालिक अधिकारी रखना शुरू किया इसने। इसके अलावा इसने क्या किया कि शासन से जिन जिन लोगों ने ऋण लिया था वो ऋण चुका नहीं पाए, तो ऋण लेने के बदले उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, उनको परेशान किया जाता था। तो बोले जो तरह तरह की यातनाएं इन लोगों को दी जा रही वो यातनाएं अब न दी जाए, आराम से ऋण की वसूली की जाए। तो यातनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जो चोर थे, जो राजस्व न देने वाले थे, जो राजकीय धन का गमन करने वाले थे, उनको कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था यहाँ की गई ताकि राजकीय धन का कोई गमन ना कर सके और जो भी व्यक्ति राजस्व से पैसा लेता है, ऋण लेता है, उसको समय पे जमा भी कर पाए। ठीक है, तो ये व्यवस्था की। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की जिस प्रकार की हिंदुओं के प्रति नीति थी उसी प्रकार की नीति का अनुसरण करता है गयासुद्दीन तुगलक। मैंने पहले ही आप लोगों को कहा कि गयासुद्दीन तुगलक जो रहा, इसने अपने आप को एक कट्टर मुस्लिम शासक बताने की कोशिश की। मुस्लिम धर्म शरीयत के हिसाब से इसने काम करना शुरू किया और इसने हिंदुओं को लेकर उसी प्रकार की नीति का अनुसरण किया जिस प्रकार की नीति का अनुसरण अलाउद्दीन खिलजी करता था। कठोर नीति का अनुसरण किया इसने। जिस प्रकार से ये यातनाएं कर सकता था हिंदुओं को वो किया। और एक चीज कही थी इसने क्या कहा था, अपने अधिकारियों को एक आदेश दिया था कि हिंदुओं को इतना अमीर मत बन जाने दो कि उनके पास पैसा बहुत हो जाएगा तो वो हमारे खिलाफ विद्रोह कर दें, और ना ही हिंदुओं को इतना निर्धन होने दो कि वो निर्धनता के बोझ के तले दब के खेती करना ही छोड़ दें। मतलब अगर हिंदुओं के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो वो अमीर हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे तो शक्तिशाली होंगे, शक्तिशाली होंगे तो इन मुस्लिम शासकों की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, तभी के तभी भारत से बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो बोला कि हिंदुओं को मजबूत मत होने दो और हिंदुओं को बहुत गरीब भी मत होने दो। क्यों? क्योंकि अगर गरीब हो गए तो ये खेती जैसा काम छोड़ देंगे, और खेती जैसा काम छोड़ देंगे तो फिर बताइए राजस्व कैसे मिलेगा। तो इनका टारगेट अगर कोई होता था दोस्तों तो हिंदू पब्लिक होती थी, ये याद रखिएगा। तो हिंदुओं का शोषण का काम पूरे मध्यकालीन इतिहास में हमें देखने को मिला है। जब हम इसकी मृत्यु की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु होती है वो 1325 ईस्वी में होती है और इसकी मृत्यु को लेकर एक अलग प्रकार की कहानी हम लोगों को देखने को मिलती है। माना जाता है कि इसका जो पुत्र था उसका नाम था जौना खां, कुछ जगहों पर इसका नाम जूना खां भी मिलता है। अब ये जौना खां जो है ये इसका बड़ा बेटा था, बड़ा पुत्र था। समय ये था कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर अभियान किया, बंगाल पर अभियान करके बंगाल पर जीत हासिल करके उसे अपने साम्राज्य में मिलाया। जब ये बंगाल में था तो वहां जीत हासिल करके लौटा तो दिल्ली के पास कपाटपुरम नाम की जगह है। ये कपाटपुरम नाम की जगह है, यहां पर जूना खां ने अपने पिता के लिए लकड़ी का महल बनवाया। ये जो लकड़ी का महल बनवाया था, इस महल को उसने अपने पिता को बंगाल विजय के उपलक्ष्य में भेंट कर दिया। अब इसके पिता जो थे वो इस महल में अपने बड़े छोटे बेटे के साथ निरीक्षण करने के लिए कुछ अधिकारियों को लेकर, अपने विश्वास पात्र अधिकारियों को लेकर। इसी समय इस महल के पीछे वाले मैदान में हाथियों की दौड़ चालू हो गई। ये हाथियों की दौड़ जो हुई, इस हाथियों की दौड़ के कारण जो एक अर्थक्वेक टाइप का एकदम माहौल बना, उससे लकड़ी का महल भर भरा के गिर गया
और गयासुद्दीन तुगलक, उसका पुत्र और बाकी के अधिकारी जो विश्वसनीय थे वो सब के सब उसके नीचे दबके मर गए। तो यहां पर यह सूचना मिलती है कि इस प्रकार का षड्यंत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने बोल सकते हैं जूना खां ने अपने पिता के खिलाफ किया और अपने पिता को हत्या कर दिया। इसलिए कई सारे इतिहासकार इसे पितृहंता शासक के तौर पर भी इसे नाम देते हैं। ठीक है, एक घटना ये मिली। दूसरी घटना इसी से रिलेटेड है कि एक संत थे सूफी जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया जो है ये सूफी संत से और ये गयासुद्दीन तुगलक के समय थे। लेकिन यहां पर गयासुद्दीन तुगलक की निजामुद्दीन औलिया से बिल्कुल नहीं बनती थी। इनका 36 का आंकड़ा था, बहुत ज्यादा विरोध था, मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके सोते भी नहीं थे। ये इतना कट्टर अगर इनका आंकड़ा है, इतना ज्यादा इनका विरोध है, तो निजामुद्दीन औलिया जो रहा वो गयासुद्दीन तुगलक के क्षेत्र में आया, दिल्ली के क्षेत्र में आ गया। इस बात की सूचना जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक को पड़ी तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से संदेश भिजवाया निजामुद्दीन औलिया को। बड़े फुर्सती लोग थे। क्या संदेश भिजवाया कि आकर मैं तुम्हें दंड दूंगा, मेरे आने से पहले निकल जाओ। निजामुद्दीन औलिया ने कहा आके देख ले अनुज, दिल्ली अभी दूर अस्ति, आ तो सरी, दिल्ली बहुत दूर है। और यही हुआ कि दिल्ली में प्रवेश भी नहीं कर पाया और लकड़ी के इस महल में उसकी मौत हो गई। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये निजामुद्दीन औलिया भी इस बात के षड्यंत्र में शामिल था जिसके अंतर्गत जूना खां के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को मारने का प्लान बनाया गया। इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक जो है वो मर जाता है। अब गयासुद्दीन तुगलक जब मरा तो उसका बड़ा पुत्र था जौना खां, उसको गद्दी मिली और जौना खां ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेकर 1325 से 1351 के बीच में शासन किया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र है ये, जिसको हम एमबीटी कहते हैं या जौना खां। इसका पालन पोषण एक सैनिक के भांति किया गया था। ऐसा नहीं था कि ये गयासुद्दीन का बड़ा बेटा है तो इसका उस हिसाब से पालन पोषण करेंगे, नहीं। उस समय तो ये बोल सकते कि पावर में थे ही नहीं, ये तो सूबेदार थे देपालपुर सब के क्षेत्र के। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि इसका पालन पोषण सैनिक के तौर पर हुआ था। और जब गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन सूबेदार पर के तौर पर था, गयासुद्दीन किस पोस्ट पे था, सूबेदार की, उस समय जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक भी खुसरो की सेवा में था। खुसरो कौन है, खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये वही खुसरो है। तो ये खुसरो जो है इसके शासन में एक शाही घोड़े के मुख्य के तौर पर जौना खां काम कर रहा था और मौका पड़ते ही इसने भी खुसरो के खिलाफ विद्रोह किया और अपने पिता के साथ मिलकर खुसरो को अपदस्थ करने में साथ दिया था इसने। तो अगर आप ये कहेंगे कि गाजी मलिक ने आकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मारा और तुगलक वंश की स्थापना की, तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खां भी शामिल था जिसने अपने पिता की ये सब पूरे परिवर्तन करने में मदद की थी। तो मतलब ये कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये पहले से ही इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट था और उसी समय जब इसके पिता ने यह गद्दी प्राप्त की थी उसी समय ये डिसाइड हो गया था कि गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी जौना खां ही होगा जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी प्राप्त की थी। और इसे उलुग खां की उपाधि भी दी गई थी। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खां भी कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको बताना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को उपाधि दी थी गयासुद्दीन ने काय की, उलुग खां की। अब यहां देखिए कि जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद 40 दिन तक जौना खां ने शोक मनाया। उसके बाद दिल्ली के लिए निकल गया जहां उसको जाकर राज्याभिषेक करवाना था। राज्याभिषेक की बारी आई तो लगभग 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इसका दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ। अब यहाँ इब्न बतूता की एक बात को ध्यान रखना है। इब्न बतूता ने कहा था कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था तो उसके पास बलूचिस्तान और कश्मीर के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इलाका उसके पास था। मतलब सुल्तान जब बनता है तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इलाका इसके पास होता है और जब इसकी मृत्यु होती है तब तक बहुत बड़ा इलाका इसके हाथ से चला जाता। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सल्तनत काल का सबसे बड़ा साम्राज्य किसके पास था। सबसे बड़ा साम्राज्य सल्तनत काल का अगर किसी के पास था तो वो किसके पास था, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा
सबसे विद्वान शासक अगर कोई था तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था, जिसने वारंगल पर अपने शासक न होते समय 2 अभियान किए थे 1321-22 में, जिसमें पहला अभियान असफल हुआ था और दूसरा अभियान सफल हुआ था। तो इस सबसे बड़े साम्राज्य को ये होल्ड कर रहा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसा इब्न बतूता ने कहा। और इसके बाद हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठ गया जियाउद्दीन बर्नी जो है, उन्होंने तारीख फिरोज शाही की रचना की, और मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, इसने वृत्तांत लिखा रेहला, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन की पूरी जानकारी दोस्तों हमें मिलती है, ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था, अफ्रीका से। लगभग 1333 के आसपास ये भारत आता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इससे बहुत खुश होता है और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है, और बाद में इसी इब्न बतूता को 1342 में राजदूत के तौर पर चीन भी भेज देता है मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम आप लोगों को याद रखना है, रेहला। तो यहां पर रेहला की रचना किसने की? इब्न बतूता ने की, जिससे हम लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की समस्त जानकारी मिलती है। रेहला में इब्न बतूता ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे काम किए थे, जिसमें इसके 5 सुधार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और उन 5 सुधारों में पहला था राजस्व सुधार की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला कदम, शासक बनते ही मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहला कदम क्या रखा था? वो था राजस्व सुधार का काम करना। सबसे पहले अपने अधिकारियों को राजस्व सुधार से संबंधित आदेश दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसने प्रांतीय आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करवाया कि बताइए कितनी आय होती है, कितना व्यय होता है। तैयारी तो बड़ी शानदार की थी, कदम भी अच्छे उठाए थे, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से अगर किया होता तो शायद दशा और दिशा दोनों बदल सकती थी। लेकिन अभागा शासक अगर कहें, विश्व का आश्चर्य अगर हम कहें, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैसे इसने प्रांतीय आय तथा व्यय का लेखा जोखा तैयार किया। इसके अलावा सभी राज्यों में एक समान राजस्व व्यवस्था लागू करने की कोशिश की कि सभी राज्यों में एक जैसी राजस्व व्यवस्था लागू होनी चाहिए, लेकिन यह समस्या थी। सभी राज्यों में अगर आप एक जैसी राजस्व व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या सभी राज्यों में उत्पादन की व्यवस्था एक जैसी है? जबकि जिस साम्राज्य पर ये मोहम्मद बिन तुगलक राज्य कर रहा था, उस साम्राज्य में कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर वर्षा ज्यादा थी, भूमि उर्वर थी, अच्छी खेती हो सकती थी, उत्पादन ज्यादा होता था। वहीं इसके साम्राज्य का कुछ इलाका ऐसा भी था जहां पर खेती अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहां की परिस्थितियां वैसी नहीं थी। तो कोई क्षेत्र ज्यादा उत्पादन के लिए जाने जाते थे, कोई क्षेत्र कम उत्पादन के लिए जाने जाते थे। तो आप सोचिए सभी जगह पर एक समान राजस्व व्यवस्था आप कैसे लागू कर सकते हैं? लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने सभी जगहों पर एक जैसी राजस्व व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। इसने कई सारे नए कर लगाए और कठोरता पूर्वक उन करों की वसूली भी की थी। लेकिन यह याद रखिएगा कि राजस्व सुधारों और कर नीति को लागू करने में यह पूरी तरीके से असफल रहा था, क्योंकि इसके इंप्लीमेंटेशन व्यवस्था में खामी थी। सोचिए आप जरा कि जिस एमबीटी की हम बात कर रहे हैं, इसने 40 दिन तक अपनी पिता की मृत्यु के बाद शोक मनाया, और उसके बाद जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इसने शासक बनने की खुशी में टंका और जीतल, जो इस समय की मुद्राएं थी, उससे लोगों की झोलियां भर दी, बेशुमार दौलत बांटी। खुशी खुशी में भूल गया कि दौलत जो बांट रहा हूं वो राजकोष का पैसा है, और राजकोष का अगर पैसा है वो मैं यहाँ खर्च कर दूंगा तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर जनता के लिए शासन चलाने की जो गतिविधि मुझे करना वो मैं कैसे करूंगा। लेकिन बेवकूफी में इसने क्या किया कि सारा का सारा पैसा जो था वो लुटा दिया और राजकोष खाली हो गया। राजकोष खाली होने के कारण इसको कर में वृद्धि करनी पड़ी, और करों में वृद्धि जब की तो लोगों ने देने में आनाकानी की, और लोगों ने जब देने में आनाकानी की तो इसने कठोरता के साथ उनकी वसूली की। जब कठोरता के साथ इसने करों की वसूली की तो लोगों में इस बात का संतोष व्याप्त हुआ, और सबसे ज्यादा विद्रोह अगर किसी सुल्तान के समय हुए हैं तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, विद्रोह का कारण क्या था वो जान लिया। और जो इसने कर वृद्धि की उसमें दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की बात भी हो रही थी। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है दोस्तों, दोआब किसको कहते हैं? 2 नदियां, यहां पर मान लीजिए गंगा है, यहां पर मान लीजिए यमुना है। अब ये गंगा यमुना के जो बीच का क्षेत्र हुआ ये, इसको आप क्या बोलेंगे? दोआब क्षेत्र होगा। तो दोआब क्षेत्र जो था इसमें इसने कर वृद्धि कर दी। कब? 1325 में इसने जो कर वृद्धि की, उस कर वृद्धि की दर बर्नी कहता है, बर्नी नामक इतिहासकार कहता है कि 10 गुना कर वृद्धि कर दी। बदायूंनी नामक इतिहासकार कहता है कि 10 से 20 गुना कर वृद्धि कर दी। आप सोचिए
2 गुना 3 गुना तो समझ में आता है, लेकिन 10-10 20-20 गुना कर वृद्धि करेगा भाई तो कौन कर चुकाएगा? और जनता क्या इस कंडीशन में होगी कि वो तुरंत तुम कर वृद्धि करके तुमको दे देगी? अब इसने दुआ में कर वृद्धि कर दी, और कर वृद्धि भी थोड़ी बहुत नहीं की। बर्नी कहता है 10 गुना, बदायूं कहता है 10 से 20 गुना। इतने बड़े लेवल पर जब कर वृद्धि की तो जनता में असंतोष व्याप्त हुआ। बोला कि इतने बड़े लेवल पर कर की वृद्धि क्यों की? तो मैंने आपको अभी बताया कि बर्नी कहता है कि खजाना खाली हो गया था इसलिए कर की वृद्धि कर ली। अब यहां समझिएगा कि खजाना खाली कैसे हो गया था। शासक बनने की खुशी में लोगों की टंका और जीतल से झोलियां भर दी थी इसने, इसलिए राजकोष खाली हो गया था। मतलब पहले बेवकूफी जैसे काम किए जिसकी वजह से राजकोष खाली हुआ, फिर उससे भी बड़ा बेवकूफी वाला काम कर दिया कि 10-20 गुना कर बढ़ा दिया। सोच समझ के कर वृद्धि करना नहीं थी, परिणाम हुआ कि विद्रोह झेलना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर गार्डन ब्राउन क्या कहता है? वो कहता है कि साम्राज्य का सबसे अधिक धनाढ्य समृद्धशाली भाग था, ये जो दोआब था ना, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था और यहां से उत्पादन अच्छा होता था, ऐसा कहना है गार्डन ब्राउन का। गार्डनर ब्राउन क्या कहते हैं कि ये साम्राज्य का सबसे अधिक धनाढ्य और समृद्धशाली भाग था, उपजाऊ भूमि थी, अच्छा उत्पादन होता था, लोग टैक्स पे कर सकते थे, इसीलिए इसने इतना गुना कर वृद्धि करके यहां से लेकर राजकोष भरने का प्रयास किया था। बदायूं और सर हैग ने इसमें अलग मत दिया है। इसने कहा कि जो दोआब का क्षेत्र था, यहाँ के लोगों को, यहाँ की प्रजा को, जो विद्रोही प्रजा थी, उसको दंड देने के लिए इतनी ज्यादा करों में वृद्धि की थी। अब प्रजा को दंड क्यों देना चाहता था ये? तो प्रजा ने क्या किया था कि जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ, इसकी नीतियां प्रजा के सामने आना शुरू हुई, तो प्रजा ने चिट्ठी लिख लिख कर इसका विरोध किया था, इसके खिलाफ लेटर्स लिखे, लेटर लिखकर, चिट्ठी लिखकर मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक को यह लग गया कि भाई प्रजा विरोध कर रही है। और कहां से वो लेटर आए थे? तो बोले दोआब के क्षेत्र से लेटर आए थे, मतलब दोआब की जो जनसंख्या है वो विद्रोही हो रही है, तो इस जनसंख्या को दंड देने के लिए, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दोआब में कर की वृद्धि की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोआब में कर वृद्धि को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो उद्देश्य एक हमको दिखाई पड़ता है। वो उद्देश्य क्या दिखाई पड़ता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करके अपने खाली हुए राजकोष को भरने की फिराक में था, और उस राजकोष को भरने के बाद वो सोच रहा था कि मैं अलग प्रकार से यहां पर शासन स्थापित कर लूंगा। लेकिन ये पूरी की पूरी व्यवस्था असफल हो गई। कैसे असफल हो गई? जब इसने दोआब में कर वृद्धि की तो भारी संख्या में लोगों ने क्या कर दिया? भारी संख्या में विद्रोह हो गया था यहाँ पे। ये भारी संख्या में विद्रोह का क्या मतलब है? भारी संख्या में विद्रोह का इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि इस समय अकालों का दौर था। जिस समय ये कर वृद्धि की गई थी ना 1325, इस समय पूरे क्षेत्र में अकाल आ रहे थे। इस समय पूरे क्षेत्र में वर्षा कम थी, सूखा पड़ा था, और सूखा पड़ा है, वर्षा कम है, इसका मतलब क्या नहीं हो रहा होगा? उत्पादन नहीं हो रहा होगा, तो जनता के पास पैसा नहीं होगा, और जनता के पास पैसा नहीं है, वो समझा रही कि साहब अभी नहीं है, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? राजस्व की वसूली कठोरतम रूप से कर रहे हो। तो जनता विद्रोही हो गई थी, जिसका परिणाम हुआ कि इस कर वृद्धि को वापस लेना पड़ा। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर अपने डिसीजन को सही तरीके से लागू नहीं कर पाया, 10-20 गुना यहाँ पर उसने कर वृद्धि की थी। इसके बाद इसने एक और निर्णय लिया। इब्न बतूता कहता है अपने ग्रंथ में कि इसने राजधानी परिवर्तन की थी। लगभग 1327 की बात है, 1327 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। राजधानी परिवर्तित करके कहां ले गया? दिल्ली। दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी कहां है? दक्षिण भारत में है। तो दिल्ली से देवगिरी लगभग 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी, 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। कब लेकर गया? 1327 ईस्वी के आसपास। अब यहां देवगिरी का नाम याद रखिएगा कि देवगिरी को इसने दौलताबाद नाम दिया था। देवगिरी को इसने दौलताबाद नाम दिया था, और यही देवगिरी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय पर कुतुबाबाद नाम से जाना जाता था। तो इस देवगिरी को एमबीटी ने दौलताबाद और मुबारक खिलजी ने कुतुबाबाद नाम रखा था। ये दौलताबाद दक्षिण का एक प्रदेश था और इसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व था, केंद्र में था, सामरिक महत्व था, इसलिए इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी के तौर पर चुना था। और दक्षिण में
लगभग 700 किलोमीटर दूर दिल्ली से इसने राजधानी परिवर्तन की घोषणा की। और इस घोषणा के संदर्भ में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। बर्नी कहता है कि भौगोलिक महत्व का स्थान था दौलताबाद, इसलिए इसको राजधानी के तौर पर चुना, क्योंकि इसकी स्थिति कहीं ना कहीं केंद्र में थी, आसानी से इस पर आक्रमण नहीं किए जा सकते थे, किलों का निर्माण बेहतर हो सकता था और दूसरे क्षेत्रों से दूर था, मतलब सुरक्षित जगह थी। इसीलिए कहीं ना कहीं बर्नी कहता है कि दौलताबाद को राजधानी इसलिए चुना क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति इंपॉर्टेंट थी। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के निवासियों को सजा देना चाहता था। दिल्ली के निवासी क्षेत्र जो थे वो बार बार यहाँ पर विद्रोह स्थिति देखने को मिल रही थी। उसने कहा कि मैं आप लोगों को सजा दूंगा और सबके लिए एक साथ आदेश पारित कर दिया कि सभी के सभी लोग दिल्ली से कहां निकल चलिए, दौलताबाद की तरफ चलिए। ये चीज हुई। और गार्डनर ब्राउन कहता है कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसने राजधानी परिवर्तन की थी। तो ये तीन अलग अलग कारण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम इन कारणों पर डिस्कशन करेंगे और डीपली अगर अध्ययन करें तो हम लोगों को पता चलेगा कि मंगोल वाला कारण तो गलत हो जाता है, क्योंकि मंगोल आक्रमण इस समय लगभग खत्म हो चुके थे। मंगोलों का प्रभाव अगर किसी के समय रहा है तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय तक रहा है। इस समय हम लोग देखें तो मंगोलों ने सबसे ज्यादा बार लगभग 8 बार आक्रमण किया था। तो मंगोलों के आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक तक लगभग खत्म हो चुके थे। तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए तो ये राजधानी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ती। और दूसरी बात है कि दिल्ली की जनता को अगर ये सजा देना चाहता है तो इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे बदलाव करेगा। तो ये बर्नी का जो कथन है भौगोलिक महत्व, ये हम लोगों को ज्यादा उचित प्रतीत होता है, जिसके चलते बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो राजधानी दक्षिण में लेकर चला गया। लेकिन दक्षिण में राजधानी ले जाना इसके लिए बहुत बड़ा एक गलत कदम माना जाता है। ये दक्षिण में जब राजधानी लेकर गया उसको गलत कदम क्यों कहते हैं दोस्तों? गलत कदम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई औचित्य ही नहीं था, बेतुका सा काम ये किया। अब बेतुका सा काम क्यों किया? ये सोचिए कि इसकी योजना गलत थी। योजना जो है वो सोच रहा था कि मैं ले जाऊं दक्षिण में, ठीक है, योजना है तुम दक्षिण में राजधानी ले जाइए, लेकिन लागू कैसे किया? इसने लागू ऐसे किया कि सारी की सारी जनता को एक साथ जाने का आदेश दे दिया। अरे भाई, सारी की सारी जनता को एक साथ लेके जाओगे तो भीड़ पूरी की पूरी जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर आप ये कर लेते कि पहले दिल्ली से दौलताबाद अब जब आप जा रहे हैं तो आप क्या करते? आप पहले अपने बड़े अधिकारियों को ले जाते, आप अपने मंत्रियों को ले जाते, आप अपने विद्वानों को ले जाते, आप अपने दुकानदार जो पूरा सिस्टम था मार्केट का उसको ले जाते, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जनता को वहां से बुलाते। लेकिन ऐसा नहीं किया। इन्होंने पूरा एक साथ बोले चलो बोरी बिस्तर मान के सब राजधानी परिवर्तन हो रही, चलो चलो चलो। एक साथ भीड़ लेकर जा रहा था भाई, एक साथ भीड़ लेकर गया तो ये गलत डिसीजन हो गया। अकबर के समय भी तो देखिए, अकबर भी तो फतेहपुर सीकरी स्थापित करके उसका अपना केंद्र बनाया था, लेकिन क्या अकबर ने एक साथ सब कुछ बदल दिया था? नहीं। तो यहां पर स्थिति देखने को मिलती है कि सारी जनता जो थी उसको एक साथ लेकर चला गया, जो इसका गलत निर्णय था। इसके अलावा कि इसने एक चीज को अच्छे से भांप नहीं पाया, इसको आभास नहीं था। देखिए क्या हुआ, जो दिल्ली थी यहां पर जो लोग रह रहे थे उनके कई पीढ़ी वहां पर रह रही थी, मतलब वो पीढ़ियों से सदियों से वहां रह रहे थे, उनकी जमीन, उनका घर, उनकी पूरी व्यवस्था वहीं पर थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये सोच पाने में भी असफल रहा कि कैसे लोग अपनी पैतृक निवास को, पैतृक संपत्ति को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि पैतृक संपत्ति से एक अलग प्रकार का लगाव होता है, आप उसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। और चूंकि आप उसे आसानी से नहीं छोड़ सकते तो कैसे ये सोच रहा था मोहम्मद बिन तुगलक कि सभी के सभी लोग एक साथ पूरा क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे और दक्षिण में बच जाएंगे? संभव ही नहीं था ये। तो इस चीज को ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये आभास नहीं कर पाया। दूसरी बात कि जैसे लोग, कुछ लोग क्या करे, उत्साहित थे, उत्साह में लोग दिल्ली से दौलताबाद के लिए निकल गए, महीनों लग गए पहुंचने में, क्योंकि ट्रक व्रक गाड़ी हवाई जहाज तो चलते नहीं थे, घोड़ों बैलगाड़ी से गए थे, तो महीनों में तो पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद वहां उनका मन ही नहीं लगा, और लोग वहां से लौटने के लिए करने लगे। मन नहीं लगने के कई सारे कारण थे। एक जलवायु का अंतर दिखाई पड़ता है, दक्षिण की जलवायु और उत्तर की जलवायु में अंतर था। लोग वहां जाकर बीमार पड़ने लगे, उनकी स्थिति वहां मन ही नहीं लगा, लोग वहां से भागने को आतुर थे। तो इन सब चीजों से यहाँ पर परेशान हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। और इन सब चीजों को जब एमबीटी ने बाद में सोचा, 10 वर्ष लग गए सोचने में भाई को, सोचा बैठ के आराम से, अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अपनी भूल स्वीकार कर ली एमबीटी ने। और 10 साल बाद
लगभग 1337 के आसपास राजधानी पुनः दिल्ली लेकर चला गया। तो यही पता नहीं है कि राजधानी किसको बनाना है, राजधानी बदलाव कैसे करना है। पहले दौलताबाद ले गया राजधानी, सब लोगों को खींच के लेकर चला गया, उसके बाद राजधानी को लेकर आ गया कहाँ, उत्तर की ओर भागा लेके। तो कुछ इस प्रकार के डिसीजन किए हैं जो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक को एक विश्व का आश्चर्य, पागल, द्विभाषी गुणों का शासक कहा जाता है कि विरोधाभासी गुणों का शासक था ये। इसके अलावा इसने एक और काम किया, ये शायद इसका बहुत बड़ा साहसिक काम दिखाई पड़ता है। इतना ऐसा काम करने का साहस शायद ही कोई दूसरा सुल्तान कर सकता है, इसने जो साहस किया वो। तो अगर हम ये देखें कि मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे साहसिक निर्णय क्या था, तो वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि मुझे अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। अगर साम्राज्य का विस्तार करना है तो एक विशाल सेना रखनी पड़ेगी। विशाल सेना रखना है तो इस विशाल सेना के लिए खर्च लगेगा। क्यों? क्योंकि सैनिकों को वेतन देना पड़ेगा, और वेतन देने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए क्या बनाना पड़ेगा? राज्य की आय बढ़ानी पड़ेगी। तो राज्य की आय अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, ताकि एक बड़ी सेना रखकर साम्राज्य विस्तार जैसी व्यवस्था को बढ़ा सके, इस भाई ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया। बोलते हैं कि तांबे और कांसे की ये सांकेतिक मुद्रा होती थी। ये सांकेतिक मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा इसलिए बोला गया कि इस पर किसी भी प्रकार का राजकीय प्रतीक नहीं था। अब सोच लीजिए कि हमारे देश में जो पैसा आ रहा है उस पर गांधी बापू और तरह तरह की चीजें हैं, वो निशान छपे होते हैं नोट पे, और सरकार बोलते कि बिना किसी खास निशान के नोट निकलेगा, तो हर जगह घर पर फोटोकॉपी कर करके नोट निकलने लगेंगे। ऐसे यहां हुआ कि तांबा और कांसे का जो है वो धातु का प्रयोग करके इसने सांकेतिक मुद्रा ला दी, जिसपे किसी भी प्रकार का राजकीय चिन्ह नहीं था। और बिना किसी राजकीय चिन्ह के जब इस प्रकार की मुद्रा निकाली गई तो हर घर में टकसाल खुल गए, मिंट घर घर में हो गए। हर घर में थैला भर भर के पैसा छापा गया, और थैला भर भर के पैसा छापा गया तो यहाँ पर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि मुद्रा स्फीति यहाँ पर ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा था। लोगों के पास पैसा ज्यादा था तो वो कोई भी वस्तु किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार थे, तो वस्तु की कीमत बढ़ गई और मुद्रा की कीमत घट गई। ये स्थिति मुद्रास्फीति या महंगाई की स्थिति होती है। जब इस प्रकार की महंगाई की स्थिति देखी तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मजबूरी में वापस लेना पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक को। अब यहां पर याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जो सिक्के जारी किए तो उन सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ले इलाही का अल सुल्तान जिल्ले इलाही लिखवाया था, जिसका मतलब होता है सुल्तान ईश्वर की छाया होता है। ये सांकेतिक मुद्रा की व्यवस्था लेकर आए कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल और खुरासान पर अभियान किए। ये दो अभियान जो किए मोहम्मद बिन तुगलक ने, इन दोनों अभियानों में इसको बहुत बड़ी असफलता हासिल हुई। ये जो असफलता हासिल हुई मोहम्मद बिन तुगलक को, इस सफलता में कराचिल अभियान तो इसे रक्त पिपासु की संज्ञा देने पर मजबूर करता है कि ये रक्त पिपासु, खून का प्यासा शासक था। ये कराचिल क्या है? तो दिल्ली सल्तनत और चीन के साम्राज्य के बीच का इलाका था। हिमालय के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में यह कराचिल स्थित था। समय था, खबर मिली कि इस क्षेत्र में चीनी साम्राज्य के सैनिकों ने घुसपैठ कर दी है। उन चीनी साम्राज्य के सैनिकों के घुसपैठ को रोकने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना कुछ सोचे समझे 10,000 सैनिकों की सेना भेज दी। अब ये ठंड के मौसम में सैनिक इन दुर्गम इलाकों में जाते हैं, और इन दुर्गम इलाकों में जब जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में अच्छे से फाइट कर ही नहीं पाते। सैनिकों की काफी क्षति होती है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, और अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के चलते ये युद्ध इन दुर्गम प्रदेशों में लड़ा गया। और उस लड़ाई में बर्नी कहता है कि केवल 10 सैनिक बचकर आए थे, और इब्न बतूता कहता है कि केवल 3 सैनिक बचकर आए थे। 10,000 भेजे थे, बचकर 3 या 10 आए। तो आप खून के प्यासे तो थे, बिना कोई चीज को एनालिसिस किए सोचे समझे उस क्षेत्र पर आपने अभियान करने के लिए सेना भेज दी, जिसके चलते कई सारे सैनिक जो थे वो मौत के घाट उतर गए। ये पूरी की पूरी व्यवस्था असफल हो गई, और असफलता के पीछे कारण बताया गया कि इसको परिस्थितियों का आकलन नहीं था, किस प्रकार से हिमालय और हिंद कुश के दुर्गम प्रदेशों में जाना होगा, और दुर्गम प्रदेशों के साथ साथ ठंडे प्रदेश होंगे। सैनिकों को ऐसे प्रदेशों में जाने की आदत नहीं है,
कठिनाई होती तो कैसे भेज दिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती रही। इसीलिए एल्फिटन नाम का जो इतिहासकार ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। और जब आप ये चीज सुन रहे होंगे इतने डिटेल में तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पागलपन के कुछ अंश नहीं थे, मोहम्मद बिन तुगलक में पूरे ही पागल थे, है ना। क्योंकि जितने डिटेल में आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, अभी तक आपने संभवतः शायद नहीं इसको इतना डिटेल में देखा होगा। खैर, अन्य कार्यों की बात करें तो राजस्व वृद्धि के लिए तो बहुत सारे काम किए मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन काम नहीं बन पाया। तो उसने बोल दिया कि भैया आय बढ़ानी है, अगर आय बढ़ाना है तो आय बढ़ाने के लिए दूसरा कदम उठा लेते हैं। दूसरा कदम क्या उठाए? बोले एक काम करते हैं, कृषि में सुधार कर देते हैं। अब कृषि में सुधार करेंगे तो इस सुधारों को लाने वाला भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो कृषि में सुधार लाने की एक दूसरी व्यवस्था सोची। उस व्यवस्था को जो सोचा उसमें दीवाने कोही नाम का कृषि विभाग बनवा दिया। ये कृषि विभाग बनवाकर इसको धन अलॉट कर दिया। अब ये तो काम किया, लेकिन ये योजना भी इसकी क्या हो गई? असफल हो गई। क्यों? क्योंकि दीवाने को ही कृषि विभाग बनवा दिया और इसको बनवाने के लिए धन अलॉट कर दिया। और कहते हैं कि जो अधिकारी इसके लिए चुने गए थे वो पैसा ही लेके भाग गए। तो दीवाने को ही विभाग तो बनवा दिया, लेकिन जिसके तहत जो काम होने चाहिए थे वो काम ही नहीं हो पाए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। इसके अलावा इसने अकाल से राहत देने के लिए एक संहिता बनवाई कि किस प्रकार से हम अकाल के समय पे काम कर सकते हैं, लोगों को राहत दे सकते हैं। सिंचाई की व्यवस्था की। सिंचाई की व्यवस्था के लिए कुएं बहुत बड़ी मात्रा में मोहम्मद बिन तुगलक ने खुदवाए थे। इसके अलावा इसने कृषि के लिए ऋण देना शुरू किया, तकावी ऋण, ताकि लोग अपनी फसल को बोने के लिए पैसा प्राप्त कर सकें और सरकारी पैसे से फसल बोएं, उत्पादन करें, उत्पादन करके वो कर्ज भी चुकाएं प्लस राजस्व की पूर्ति करें। तो ये आय बढ़ाने के लिए कृषि में तकावी ऋण देने की, अग्रिम ऋण देने की व्यवस्था शुरू की। और जब इसको लगा कि यार अपन जो काम कर रहे हैं सब असफल होते जा रहा है तो कोई ना कोई पनौती तो पीछे नहीं लग रही है, उसने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो उसका उपाय करना पड़ेगा। उपाय करना पड़ेगा तो ये पहुंच गया मिस्र, और मिस्र के अब्बासी खलीफा से खिल्लत पत्र, शासन का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया कि बोले हो सकता है कृपा यहीं रुक रही हो तो अब कृपा चालू हो जाए और योजनाएं जो असफल होती जा रही वो सही हो जाए। लेकिन यहां पर भी कुछ नहीं हो पाया। सिक्कों पर खलीफाओं के नाम लिखवाना शुरू कर दिए कि जो भी हो वो तुम ही हो। खलीफाओं को प्रसन्न करना शुरू कर दिया। खलीफा पैगंबर के बड़े उत्तराधिकारी माने गए, बहुत बड़ा पद माना गया, मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा श्रद्धेय माना जाता था। तो इसके नाम जो थे वो सिक्कों पर मंडवाना शुरू कर दिए। जहां पहले खुद के नाम होते थे, राजाओं के नाम होते थे, वहां खलीफाओं के नाम के सिक्के आ रहे। जनता को खुश करने के लिए उस्र और जकात को छोड़कर शेष कर समाप्त कर दिए थे। इसने जैन विद्वान जिन प्रभासूरी को राजशेखर का स्वागत किया था। बड़े पैमाने पर हिंदू त्योहारों में शामिल होने लगा था। होली, दिवाली जैसे त्योहार मनाना शुरू किए। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे बड़े साम्राज्य का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल में हर साल त्योहारों के अवसर पर अपने अधिकारियों को राजकीय पोशाकें बांटता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही सबसे ज्यादा विद्रोह देखने को मिलते हैं। और अगर तुगलक वंश जो रहा वो कहीं ना कहीं एक पतन के कगार पर जाने के लिए तैयार हुआ तो वो भी इसके समय से तैयार हुआ। अब हम एमबीटी की मृत्यु की बात करें तो ये 1351 में अभियान के लिए सिंध थट्टा जा रहा था। रास्ते में ही एमबीटी बीमार हो गया और बीमारी के चलते कुछ समय तक इस जिंदा रहा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। इस पर बदायूनी ने लिखा, जब एमबीटी की मृत्यु हुई तो बदायूं ने लिखा कि अंततः सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सोच लीजिए कि बदायूनी क्या लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं दोस्तों तो ये दिखाई पड़ता है कि कुछ शासक, मतलब इतिहासकारों में इसको लेकर एक मत नहीं है, कुछ इसको बढ़िया बताने की कोशिश करते हैं और कुछ इसकी पूरी धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। कैसे कि बोला जाता है कि ये बहुत धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन इसने निर्दयी, रक्त पिपासु और धर्मभ्रष्ट भी कहा गया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया धर्मपरायण था, चीजों को व्यवस्थित तरीके से देखता था, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि निर्दयी था, रक्त पिपासु था, धर्मभ्रष्ट था। लेकिन जब हम शासक के तौर पर देखें तो इसके समय जो जो योजना ये लेकर आया था वो सारी योजनाएं असफल हो गई थी। तो हम बोल सकते हैं कि शासक के तौर पर तो मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरीके से असफल शासक था। इसने बढ़ाने में तो कोई काम किया नहीं और डुबा और दिया था।
गद्दी पर बैठने के समय इसका जो बड़ा साम्राज्य था, इसके मृत्यु के समय वो दिल्ली के क्षेत्र तक सिमट कर रह गया था। क्यों? क्योंकि इसके समय बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जैसे हरिहर और बुक्का जैसे लोगों ने दक्षिण में जाकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 के आसपास। तो ऐसे कई सारे स्वतंत्र साम्राज्य जो थे इसके समय स्थापित हुए, तो पूरा के पूरा साम्राज्य छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह गया। भाग्यहीन और आदर्शवादी शासक के तौर पर इसे इतिहास में नाम दिया गया दोस्तों। अब इसके बाद शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। जब हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो 1351 से 1388 के बीच में इसने शासन किया। 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब फिरोज तुगलक को लेकर ये कहा जाता है कि फिरोज तुगलक जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसकी मां एक राजपूत सरदार की पुत्री थी और इसके पिता का नाम मलिक रज्जब था। जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो फिरोज शाह तुगलक का जो लालन पालन किया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही हुआ था और उसको उस प्रकार की व्यवस्था प्रदान की गई थी। यहां फिरोज तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हमें देखने को मिलता है। एक बार राज्याभिषेक इसने किया था 22 मार्च 1351 को ठट्टा में और दूसरी बार किया था 1351 में दिल्ली में। कहा जाता है कि जब ये ठट्टा में था, क्योंकि ठट्टा में ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, तो जहां मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी वहां फिरोज तुगलक गया, वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ ठट्टा में। लेकिन जब ये वहां था तो दिल्ली में कोई और दूसरे व्यक्ति को गद्दी पर बिठा दिया गया, तो ये वहां से आता है कहां, दिल्ली में आकर उस व्यक्ति को हटाता है, छोड़ देता है और दोबारा से राज्याभिषेक करता है बलबन के लाल महल में। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फिरोज तुगलक ने साम्राज्य स्थापित किया उसने धार्मिक आधार पर इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। कट्टर था धार्मिक रूप से, ये धार्मिक रूप से कट्टरता पूर्ण शासन किया था। पूरी तरीके से धर्म गुरुओं को मनाने की कोशिश करता था। इस्लाम के आधार पर शासन किया, शरीयत के हिसाब से शासन करने वाला शासक था कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसने हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी और हिंदुओं के साथ बहुत बड़े स्तर पर अन्याय किया। न सिर्फ अन्याय किया बल्कि हिंदुओं के धरोहर स्थल जो थे, सांस्कृतिक स्थल जो थे, जो मंदिर थे, उन सबको तोड़ने का काम इसने किया। और हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने वाला कोई था तो वो भी फिरोज शाह तुगलक ही था। इसके अगर इस प्रकार के अभियानों की हम बात करें तो इसने 1360 में जाजनगर उड़ीसा पुरी में यहां इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और उसकी मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। बाद में एक संत ने उस मूर्ति को स्थापित करवाया था बाद में। यहां से बहुत धन भी लूटा। और दूसरा इसने अभियान किया था लगभग 1365 में हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में गया, नगरकोट में। यहां इसने सफल आक्रमण किया और ज्वालामुखी मंदिर में जो ज्वाला देवी की मूर्ति थी उस मूर्ति को तुड़वाकर कसाईयों को दे दिया था। तो इस प्रकार की स्थिति हमें यहां देखने को मिलती है कि इसने हिंदू धर्म और हिंदू व्यवस्था के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाए। लेकिन जब हम इसके कार्यों की बात करते हैं तो इसने राजस्व के क्षेत्र में और ग्रामीण कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। अगर हम देखें कि अगर नहरों का जाल बनाने वाला कोई सुल्तान रहा, सार्वजनिक निर्माण में काम करने वाला कोई सुल्तान रहा, तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने ये जो राजस्व में सुधार किए, ये जो ग्रामीण कृषि व्यवस्था में सुधार किए, इसके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य यही थे कि पहले तो खुसरो जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, इसने राजकोष खाली किया, तो उसको थोड़ा बहुत भरने का काम किया। गयासुद्दीन ने व्यवस्था संभाली और गयासुद्दीन के बाद एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक शासन बना तो इसने भी राजकोष खाली कर दिया। तो ये लंबे समय से जो राजकोष की वित्तीय समस्या चली आ रही थी, वो वित्तीय समस्या जो थी वो फिरोज शाह तुगलक के समय भी थी और फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि इसका समाधान करना पड़ेगा और समाधान करने के लिए इसको राजस्व और ग्रामीण कृषि व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत थी। तो एक तो खाली राजकोष को भरना था, क्योंकि बिना राजकोष के शासन नहीं चल सकता है। दूसरी बात था कि व्यापार और वाणिज्य में उन्नति भी करनी थी। अब व्यापार वाणिज्य में उन्नति करने का फायदा भी शासक को ही होता, साम्राज्य को ही होता, राजकोष को ही होता। तीसरा, जनता को जो आर्थिक कठिनाइयां हो रही थी, आर्थिक कठिनाइयों का मतलब यह था कि उपज नहीं हो रही है, घाटा होता जा रहा है, लगान जबरदस्ती वसूल कर किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर बहुत हाई रेट पर लगान वसूल किया जा रहा है, जो कि वो किसान भर ही नहीं सकते थे। अकालों का दौर चल रहा है, खाना मिल नहीं रहा है और ऋण के बोझ के तले किसान दबते जा रहे थे, तो जिससे कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव पड़ रहा था राजकोष पर। तो अगर यहां देखा जाए तो राजस्व और ग्रामीण कृषि व्यवस्था में सुधार का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया। अब फिरोज शाह तुगलक ने कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया? इसने सबसे पहले तो अकाल के समय जो
पुराने समय में किसानों ने ऋण लिए थे दूसरे सुल्तानों के समय, कुछ ऋण गयासुद्दीन तुगलक के समय लिए होंगे, कुछ ऋण मोहम्मद बिन तुगलक के समय लिए होंगे। तो जो ऋण बकाया थे उन सभी ऋणों को माफ कर दिया, जैसे आज की सरकार करती है ना, चुनाव से पहले ऋण माफ, किसानों के पुराने ऋण माफ कर देते हैं, वैसे ही फिरोज तुगलक ने भी ऋण माफ किया। मतलब ये बोल सकते हो कि ऋण माफी का जो सिलसिला है वो इन शासकों से सीखा गया होगा कि शासक बनो तो ऋण माफ कर दो। पदाधिकारियों को और बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया, और इसको आप वेतन देकर प्रेरित कर सकते हैं। तो आप ये भी देखते हैं वर्तमान में कि चुनाव के समय डीए बढ़ा दिया जाता है, सैलरी बढ़ा दी जाती है, पेंशन बढ़ा दी जाती है। तो ये जो भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं वैसे भत्ते ये भी बढ़ाते थे। किसानों के कर भार को हल्का करने के लिए उनसे जो सूबेदार भेंट लेता था, रिश्वत लेता था, वो सब रिश्वत बंद कर दी। बोल अब आगे देखें तो यहां कर व्यवस्था में भी हम लोगों को बदलाव देखने को मिलता है। जब हम फिरोज तुगलक की बात करते तो उसने सबसे पहले लगान व्यवस्था को सही किया। इसने कहा कि जो लगान है उस व्यवस्था को सही किया जाए ताकि लगान बेहतर तरीके से वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लगान के तहत इनकम में क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। और इस लगान व्यवस्था को सही करने के लिए इसने राज्य की आय का हिसाब तैयार किया। इसके लिए इसने ख्वाजा हिसामुद्दीन को रखा, जिसने लगभग 6 करोड़ 78 लाख टंका इसके निर्धारित किए। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने भू राजस्व की दर 1/3 से 1/5 कर दी, और 24 प्रकार के जो अतिरिक्त कर होते थे जिसको आब वाब कर कहा जाता था, ये आब वाब कर किसके समय से, अलाउद्दीन खिलजी के समय से शुरू किए गए थे। ये सभी आब वाब कर इसने खत्म कर दिए। केवल शरीयत के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट कर थे जिसमें खराज, जजिया, जकात और खुम्स को इसने रहने दिया। या खराज मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर, जजिया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था, जकात जो था वो मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था, और खुम्स जो था वो लूट के माल में सुल्तान का हिस्सा जो था उसे खम्स कहते थे। तो ये जो प्रमुख कर थे वही कर यहां लागू रहने दिए, बाकी सभी कर जो थे वो खत्म कर दिए गए थे। इसके अलावा हम देखें तो फिरोज तुगलक ने हब ए सर्व नाम का नया कर लगाया था सिंचाई के लिए। इसके अलावा इसने कई सारे नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें उलग खानी और रजवाही जो नहर थी वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नहर थी। कृषि एवं राजस्व सुधारों के फलस्वरूप प्रजा समृद्ध हो गई इसके समय पे। इसके समय सामग्री बहुत सस्ती हो गई थी। उसके पूरे 40 वर्षों के शासनकाल में लोगों ने अकाल नहीं देखा था, यह भी कहा जाता है। तो ये किसके कामों का प्रभाव रहा, ये काम रहे किसके, फिरोज तुगलक के। फिरोज तुगलक ने सैन्य अभियान भी किए थे, लेकिन अपने सैन्य अभियानों में दोस्तों ये अमीरों, सेना और उलेमाओं को तुष्टीकरण की राजनीति की तरह देख रहा था, संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, और अपना काम निकलवाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। इसका ध्यान ये था कि जहां पर ये आसानी से शासन कर सकता है, अपने यहां से नियंत्रण कर सकता, वहीं तक ये अपना शासन रखना चाहता था, और जगह इसने विस्तार नहीं किया। इसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। जो राज्य स्वतंत्र हो गए वो स्वतंत्र ही रहेगा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिरोज तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान ठट्टा में था। लगभग 1362-64 के बीच में 2 वर्षों के अभियान हुए, लेकिन इसमें इसको कोई भी विजय हासिल नहीं हुई। तो सैन्य अभियान की दृष्टि से फिरोज तुगलक के समय कोई काम नहीं हुए। लेकिन अगर हम इसके अन्य कार्य की बात करें तो आय की वृद्धि के लिए नई नीति लेकर आया था ये, और इस नई नीति के तहत इसने कई सारे निर्माण करवाए थे। इन सभी निर्माणों में अगर हम देखें तो कई सारे फलों के बाग, जिसमें 1200 फल के बाग हमें देखने को मिलते, जिनसे लगभग 1,80,000 टंका के बराबर वार्षिक आय मिल गई थी। राज परिवार के उपयोग की जो वस्तुएं थी उसके लिए इसने अलग से 36 कारखाने स्थापित कर दिए थे, जहां पर शाही वस्तुएं बनाई जाती थी। इसकी आत्मकथा की रचना इसने की, जिसका नाम था फतुआत ए फिरोज शाही। इसकी रचना भी फिरोज शाह ने की थी। इसके अलावा फिरोज शाह ने कई सारे विभागों की स्थापना भी की थी ताकि इसकी शासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। इसने दारुल सफा चिकित्सा विभाग बनवाया था, दीवाने खैरात दान विभाग बनवाया था, लोक निर्माण विभाग भी इसने बनवाया था, जिसके तहत कई सारी सराय, सड़कें, चिकित्सालय, बगीचे, बांध आदि का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दफ्तर रोजगार बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था के लिए स्थापित करवाया था। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी, और इतने ज्यादा दास इसके थे कि दासों के प्रबंधन के लिए दीवाने बंदगान नाम का एक इसको अलग से विभाग भी बनवाना पड़ा था, जिसे दास विभाग कहा गया था। तो ये महत्वपूर्ण विभाग फिरोज तुगलक ने बनवाए। इसके अलावा
अनुवाद विभाग की स्थापना इसने की थी ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो भाषाई अंतर के कारण दूरी बनी थी उसमें सामंजस्य हो और दूरी खत्म होने लगे। इसने फतेहाबाद, हिसार, मिर्जापुर, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए थे। कुतुब मीनार की मरम्मत इसने करवाई थी क्योंकि बिजली गिरने से कुतुब मीनार की ऊपर की 2 मंजिलें गिर गई थी, जिसको पुनः निर्माण करने का काम फिरोज तुगलक ने करवाया था। अदा और विक नामक सिक्के चलवाए थे, जिसमें अधा जो है वो आधा और बिक जो है इसमें चौथाई पीतल होता था। ये तांबा चांदी के मिश्रण के सिक्के होते थे दोस्तों। खुम्स जो था, जिसमें लूट के माल में सुल्तान का हिस्सा होता था, जो लगभग सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी रख लेता था। इसमें सैनिकों को खुश करने के लिए इसने 80% लूट के माल में सैनिकों को देना शुरू किया और 20% राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया। इसने जो नए नगर बसाए थे उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए फिरोजशाह कोटला नाम का नया नगर बसाया था दिल्ली में। फिरोजशाह कोटला दुर्ग भी हमको देखने को मिलता है, जिसको अरुण जेटली स्टेडियम यहाँ पर वर्तमान में है। तो ये जो अशोक के 2 स्तंभ थे, मेरठ का और टोपरा का, ये दोनों के दोनों ये अपने नगर को सुरक्षित करने के लिए लेकर आया था, सजाने के लिए लेकर आया था। बरनी का इसका दरबारी था जिसने तारीख फिरोजशाही लिखी थी। इसके अलावा फतवा ए जहांदारी का रचना भी बरनी ने की थी दोस्तों। इसके अलावा हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला मुस्लिम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है, क्योंकि इसने कई सारे निर्माण कार्य किए, उदारीकृत काम की, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के समय से चले आ रहे कई सारे कष्टकारी करों को इसने समाप्त करके एक उदार व्यवस्था को स्थापित किया था। आर्थिक सुधारों के कारण इसके समय राज्य की स्थिति मजबूत हुई थी। जो स्थिति कमजोर हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उसको इसने मजबूती की। इसने जो कल्याणकारी काम किए थे उसके कारण सम्राट का जो पद था उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। लेकिन इसने जहां सैनिकों को, अमीरों को तुष्ट करने का, मतलब संतुष्ट, एक बोल सकते हैं उनके काम करने का, जो निकालने का इसने काम किया, उसके कारण इसके साम्राज्य का पतन जरूरी हो गया था। एल्फिंस्टन ने कहा कि सल्तनत युग का अकबर था, जिस प्रकार का इसने प्रशासन और सुधार स्थापित किए इसकी तुलना अकबर से की थी। अगर हम यह देखें फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी को, तो 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद जो भी इसके उत्तराधिकारी थे वो सब अयोग्य थे, और अयोग्य उत्तराधिकारियों में हम देखें इसके बाद तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह जैसे शासक हुए। नासिरुद्दीन महमूद तक के ये सभी शासक अयोग्य थे, जिनको तुगलक वंश के पतन के पीछे महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार माना गया दोस्तों। नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ही 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। याद रखिएगा, बाबर का वंशज, बाबर का पूर्वज के तौर पर आप तैमूर को देखते हैं, तैमूर का ही वंशज बाबर रहा है बाद में, याद रखिएगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण जब हुआ, जिसने दिल्ली पर आक्रमण करके बहुत ज्यादा तबाही मचाई, कई मंदिर तोड़े, तहस नहस कर दिया, उस समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह था दोस्तों। इस समय नासिरुद्दीन महमूद शाह जो था वो दिल्ली छोड़कर भाग गया था कि तैमूर मुझे मार ना दे। दिल्ली छोड़कर भाग गया, लेकिन 1405 में पुनः दिल्ली लौट आया, और पुनः जब दिल्ली आया तो लगभग 1412 तक इसने शासन किया। 1412 में इसका शासन हुआ और इस समय खिजर खां का प्रवेश होता है भारत में, और खिजर खां 1414 में इसको खत्म करके भारत में सैयद वंश की नींव रख देता है। अब यहाँ पर हम तुगलक वंश के पतन के कारण को देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो उत्तराधिकारी रहे वो सभी अयोग्य थे, और अयोग्य उत्तराधिकारी थे, तो इस कारण से कहीं ना कहीं इस पूरे साम्राज्य का पतन हो गया। महत्वाकांक्षी नीतियां थी मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसकी वजह से दिक्कतें आई। फिरोज शाह तुगलक ने दया और समाशीलता की नीति को अपना, जिसके कारण सेना और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती नहीं दे पाया, इसका पतन का कारण बना। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे जागीरें दे दी, भ्रष्ट सरकारी तंत्र को बढ़ावा दिया, वंशानुगत पदों की घोषणा की, दास प्रथा का प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से इनके साम्राज्य का पतन हुआ। मंगोलों ने बार बार भारत पर आक्रमण किया था पहले, जिसकी वजह से यह साम्राज्य कमजोर हुआ, और तैमूर के आक्रमण के कारण भी यहां पर दिक्कतें आई थी। ये सभी के सभी कारण थे तुगलक वंश के पतन के दोस्तों। तो यहां हम लोगों ने आज तुगलक वंश से संबंधित सभी राजाओं, उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं, उठाए गए कदमों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। यहां से आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे दीजिए या मेंस का एग्जाम दे दीजिए, सभी प्रकार के प्रश्न आप बना सकते हैं आराम से। इस लेक्चर को देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। मिलता हूं अगले लेक्चर में दोस्तों सैयद वंश और लोधी वंश की व्यवस्था को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।